हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। दोस्त, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, इन शॉर्ट SPMBV। वो SPMBV सब्जेक्ट के सेक्शन ए के MCQ के बारे में डिस्कस करना है, जो दिसंबर 24 सेमीफाइनल ग्रुप 4 एग्जाम्स के लिए कंडक्ट किए गए थे। राइट, सबसे पहले बात करते हैं कि SPMBV एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी और फोकस्ड प्रिपरेशन के साथ इजीली एग्जाम्शंस ले सकते हैं। एंड इसके लिए पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी होगा MCQs में हाई मार्क्स सिक्योर करना। वो इसलिए ये सेक्शन 30 मार्क्स का होता है और रिलेटिवली इजी होता है अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। राइट, एंड ये सेक्शंस टोटल 30 मार्क्स का था जो दिसंबर 24 में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जिसमें 15 क्वेश्चंस थे एंड हर एक का वेटेज है 2 मार्क्स का। एंड इस डिस्कशन में हम सिर्फ MCQs के आंसर्स ही नहीं बल्कि उनका करेक्ट ऑप्शंस के साथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन क्या होना चाहिए था वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी एक्सप्लेन करेंगे। एंड इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप समझ पाएँ कि किस तरह से क्वेश्चंस का एनालिसिस किया जाए और किस लॉजिक से जो करेक्ट आंसर है, राइट, किस लॉजिक से करेक्ट आंसर्स तक पहुंचना जा सके। तो दोस्तों, ये जो SPMBV का सब्जेक्ट है, ये बार बार मैं कहता हूँ, ये एक एग्जामिनेशन वाला सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट ही आपको पूरा एंटायर ग्रुप पास कराने में हेल्पफुल हो सकता है। राइट, तो दोस्तों रेडी हो जाइए एक एंगेजिंग और इंसाइटफुल सेशन के लिए। अपनी नोट्स और अटेंशन रेडी रखें और चलिए मिलकर SPMBV में एग्जामिनेशन को टारगेट करें। राइट, सो ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमको पहले जो क्वेश्चन नंबर 1A है, 1A में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन का वेटेज है 2 मार्क्स, तो 20 मार्क का वेटेज है यहाँ पर 20 मार्क्स का। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 1B में एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, केस स्टडी टाइप। राइट, तो हमको ये केस स्टडी को रीड करना है एंड आंसर करना है। राइट, तो मैंने सब कुछ ऑलरेडी आंसर जो है वो ऑलरेडी फाइनल करके रखा हूँ। राइट, सो दैट इजी होगा एक्सप्लेनेशन करने में। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ए की कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ डैश। राइट, तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा बुक्स का फास्ट MCQ क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली बुक से ही आया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। राइट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ए की कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ डैश, तो राइट आंसर होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्यों? वो इसलिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फोकस ऑन असेसिंग एंड इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज to align with organizational goals, making it a key concept in human resource management. Right, that's why performance management is a key concept in the field of human resource management. Very easy question tha. Then second, which model has a tactical orientation in evaluating the financial performance of an organization? Which model has a tactical orientation? Tactical orientation ये वर्ड आ गया है, मतलब ये हो जाएगा बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड। राइट, टैक्टिकल ओरिएंटेशन इन इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सी, जो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड है, बैलेंस स्कोर कार्ड हैज ए टैक्टिकल ओरिएंटेशन as it evaluates the financial performance of an organization along with non-financial metrics. राइट, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स को भी इवेलुएट करता है। कौन? बैलेंस स्कोर कार्ड। राइट, एंड लिंकिंग स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स टू टैक्टिकल मेजर्स अक्रॉस 4 पर्सपेक्टिव्स। 4 पर्सपेक्टिव्स क्या है? एक है फाइनेंशियल, सेकेंड है कस्टमर एंड थर्ड है इंटरनल प्रोसेस एंड 4 है लर्निंग एंड ग्रोथ। राइट, तो 4 पर्सपेक्टिव के साथ बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो इवेलुएट किया जाता है। एंड बैलेंस स्कोर कार्ड हैज ए टैक्टिकल ओरिएंटेशन एज इट इवेलुएट्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एलोंग विथ नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स। फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स को भी ये इवेलुएट करता है। लिंकिंग स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स टू टैक्टिकल मेजर्स अक्रॉस 4 पर्सपेक्टिव्स: फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। देन आता है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूडा एंड मूडी। मूडा एंड मूडी रिफर्स टू डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। राइट, तो मूडा एंड मूडी ये जापानीज टर्म का वर्ड है। एंड इन लीन मैनेजमेंट मूडा रिफर्स टू ऑन इवननेस एंड मूडी रिफर्स टू ओवरबर्डन। राइट, ओवरबर्डन मीन्स excessive strain on resources, whether people or equipment. Right, so you can write that in lean management, MUDA refers to
Muda refers to unevenness, or you can say inconsistencies in processes, while Moody refers to overburden, or you can say excessive strain on resources, whether people or equipment, right? So Muda refers to unevenness and Moody refers to overburden, right? Muda and Moody. So the right answer will be choice number B, right? तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी. देन नेक्स्ट, ये भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इफ द प्राइस P इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, देन व्हाट इज द प्रॉफिट कंडीशन ऑफ द फर्म. ये तो बहुत सिंपल है. यहाँ पर एवरेज लिखा गया है, मतलब अनडाउटेडली द ऑप्शन विल बी द फार्म्स ब्रेक इवन, राइट. तो क्वेश्चन देखकर ही पता चलता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है. इफ द प्राइस P इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, देन व्हाट इज द प्रॉफिट कंडीशन ऑफ द फर्म, राइट. तो द राइट आंसर विल बी चॉइस नंबर B, द फार्म breaks even, right. So when the price P is equal to the average cost, then the firm covers all its cost, including both fixed and variable cost, but it does not make any additional profit, right. Though it includes both fixed and variable cost, but it does not make any additional profit, right. And this situation is referred to as break even, right. That's why the right answer is option number B. Then next question, what type of risk is associated with the difficulty of selling an asset quickly without a price discount? What type of risk is associated with the difficulty of selling an asset quickly without a price discount, right. तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिक्विडिटी रिस्क. कैसे आप इस क्वेश्चन को स्मार्टली आंसर दे सकते हो? सी हियर वर्ड लिखा गया है क्विकली, एक वर्ड लिखा गया है क्विकली, राइट. क्विकली से हम स्ट्रैटेजिकली फॉलो करके ऑप्शंस चूज कर सकते हैं. अगर आपको ऑप्शंस पता नहीं है कौन सा सही आंसर है, फिर भी क्वेश्चन देख के ही पता चलता है कि इसका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए लिक्विडिटी रिस्क. क्यों? लिक्विडिटी रिस्क जो है, लिक्विडिटी रिस्क अराइजेस व्हेन एन एसेट कैनॉट बी सोल्ड क्विकली without incurring a significant price discount due to a lack of buyers or an illiquid market, right. So liquidity risk जो है, it arises when an asset cannot be sold quickly without incurring a significant price discount due to a lack of buyers or an illiquid market, right. This is the definition against answer, right. So the right answer will be option number A, लिक्विडिटी रिस्क. बहुत इजी था ये क्वेश्चन भी. देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6. लाइक ये सब थियोरेटिकल था, अब ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन. द 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड इज yield 7.5% एंड द BSE सेंसेक्स रिटर्न ओवर द लास्ट 1 year इज 15%. मीन्स ये है रिटर्न ऑन मार्केट, राइट. तो BSE सेंसेक्स मीन्स मार्केट रिटर्न ओवर द लास्ट 1 year इज 15% था. Assuming that the company's beta is 1.2, बीटा भी दिया गया है. Now what is the required return on equity? मतलब ये CAPM के अप्रोच से हमको रिक्वायर्ड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने को बोला है, राइट. तो बहुत इजी है. तो CAPM का जो फॉर्मूला है, राइट, रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करने का, वो है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा. CAPM का अप्रोच में जो फॉर्मूला है टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी वो है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा. तो हमारे पास RF का इंफॉर्मेशन है 7.5%, RM भी दिया गया है 15%, बीटा ऑल्सो गिवन 1.2. तो सबको मैंने पुट किया तो मेरा आंसर आया 16.5.
तो सबसे ये भी था बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। तो CAPM अप्रोच के फॉलो करके ये क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है। फॉर्मूला है RF प्लस RN माइनस RF इंटू बीटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? X लिमिटेड हैज 100 crores, X लिमिटेड हैज 100 crores worth of a common equity on its balance sheet comprising of 50 lakh shares. The company's market value added, which is called MVA, is 24 crores. So what is company's stock price? तो कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या होना चाहिए? सी एक्स लिमिटेड के पास 100 crores का कॉमन इक्विटी है, राइट, which is involves 50 lakh shares, एंड कंपनी का जो मार्केट वैल्यू एडेड है वो है 24 crore, राइट। तो MBA का इंफॉर्मेशन दिया गया है। नाउ व्हाट इज कंपनीज स्टॉक प्राइस? सी स्टॉक प्राइस पर शेयर का जो फॉर्मूला है वो है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। तो सी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला है वो है बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू एडेड, राइट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस MBA, MBA मीन्स मार्केट वैल्यू एडेड, राइट। तो बुक जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है, वन सेकेंड, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है प्लस आपका मार्केट वैल्यू एडेड कितना है, राइट। एंड बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो ऑलरेडी दिया गया है कितना, 100 crores, ये है बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी दिया गया है 100 crores, एंड जो मार्केट वैल्यू एडेड है, जो मार्केट वैल्यू एडेड है वो है कितना, 100 crores प्लस 24 crores, दैट इज 124 crores, राइट। तो अब हमको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो अब पता चल गया, राइट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, 120 crore, राइट। तो ये जो 120 crores है, ये 120 crore को फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टेड crores इन लैक्स, राइट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो है 120 crores इज इक्वल टू 124 इंटू 10⁻⁷, एंड 50 lakhs का जो है वो है 50 इंटू 10⁵। वो मैंने इसलिए यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि हमको जो कैलकुलेट करना है, तो जो क्रोर है वो क्रोर को पहले लाख में कन्वर्ट करना है, क्रोर को पहले लाख में कन्वर्ट करना है, राइट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है कि नहीं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, 124 crores, एंड जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 50 लाख का शेयर है, 50 lakhs का, राइट। तो 50 लाख शेयर्स है, तो लाख में कन्वर्ट करने के लिए हमको पहले जो 124 crore है वो 124 crore को 10⁻⁷ में मल्टीप्लाई करना है, एंड 50 lakhs को 50 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे मैंने किया, 124 crore इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10⁵, तो मेरा जो आंसर आया वो आया 124 डिवाइड बाई 50 इंटू 10⁻², राइट। तो ऐसे मेरा जो करेक्ट आंसर है वो आया 248, जो कि है राइट आंसर, 248 जो कि है राइट आंसर, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले स्टॉक प्राइस का जो स्टॉक प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो स्टॉक प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारे पास जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस MVA, राइट। एंड बुक वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है 100 crores, एंड MV जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो हो जाएगा 100 crores प्लस 24 crores, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू एडेड है वो ऑलरेडी दिया गया है 24 crores, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हो जाएगा 124 crores, एंड ये 124 crore को मैंने लाख में कन्वर्ट किया, एंड 50 लाख से भी 10⁵ को मल्टीप्लाई किया, तो मेरा जो आंसर आया वो आया 248। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। तो ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। If a combined entity is more than the sum of its parts, then the transaction is said to have created what? If the combined entity is more than the sum of its parts, then the transaction is said to have created what? तो ये merger and acquisition का क्वेश्चन है। As we know that when the combined entity is worth more than the sum of its individual parts,
then the transaction is said to have created synergies. Synergy refers to the added value or efficiency gained through the combination of two or more entities. Synergies refer to the added value or efficiency gained through the combination of two or more entities, right? Often seen in mergers and acquisition, जो कि mergers and acquisition में देखा जाता है. When the combined entity is more than the sum of its individual parts, then the transaction is said to have created synergies. Simple, right? तो बहुत इजी क्वेश्चन है. एंड सिनर्जी है, जो सिनर्जी जो है, सिनर्जी का डेफिनेशन क्या है? सी, सिनर्जी मीन्स एडेड वैल्यू और एफिशिएंसी गेन्ड. एडेड वैल्यू और एफिशिएंसी गेन्ड, राइट, through the combination of two or more entities, right? So the right answer will be option number C, that is synergy. तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अगेन ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अगेन ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. एंड ये क्वेश्चन क्या है? सी, the number of shares outstanding as on 31st March 2024 for A Limited is 10 lakhs and it has reported a net profit of rupees 20 lakh for financial year 23-24. The company decides to repurchase 20% shares at rupees 32 per share, and if the PE ratio remains unchanged after repurchase, then the post buyback price per share is how much? देन द पोस्ट बायबैक प्राइस पर शेयर इज हाउ मच. तो ये है क्वेश्चन, राइट? तो इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर होना चाहिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट. जैसे कि फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ ईपीएस बिफोर बायबैक. ईपीएस बिफोर बायबैक, राइट? तो ईपीएस बिफोर बायबैक का जो सिंपल फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई शेयर्स आउटस्टैंडिंग. नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई शेयर्स आउटस्टैंडिंग, राइट? तो नेट प्रॉफिट जो है वो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 20 लाख, शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 10. तो मेरा जो ईपीएस बिफोर बायबैक है वो आया है 2 पर शेयर, राइट? देन प्राइस पर शेयर बिफोर बायबैक, प्राइस पर शेयर बिफोर बायबैक. सी, प्राइस पर शेयर बिफोर बायबैक का जो फॉर्मूला है वो होगा पीई रेशियो इंटू ईपीएस बिफोर बायबैक. पीई रेशियो इंटू ईपीएस बिफोर बायबैक, राइट? तो पीई रेशियो जो है वो हमारे पास नहीं है, पीई रेशियो जो है वो हमारे पास नहीं है. तो पीई रेशियो को आज्यूम किया कि यह है के, ये आज्यूम मैंने किया कि के, राइट? तो अगर पीई रेशियो के है, द प्राइस पर शेयर बिफोर द बायबैक इज हो जाएगा 2K, है कि नहीं, राइट? देन शेयर्स रीपरचेज इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. तो शेयर्स रीपरचेज का जो होगा वो कितना होगा? हियर गिवन दैट 20% शेयर्स रीपरचेज हुआ है, तो 20% ऑफ हाउ मच? 20% ऑफ 10 लाख, 20% ऑफ 10 लाख, बिकॉज हियर ऑलरेडी गिवन दैट 10 लाख द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आज ऑन 31st March 24 फॉर ए लिमिटेड इज 10 लाख. तो 10 लाख का 20% जो है वो है रीपरचेज्ड. 10 लाख का 20% जो है वो है रीपरचेज्ड, तो वो आया 2 लाख ये वाला, राइट? एंड रिमेनिंग शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? रिमेनिंग शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 10 लाख का शेयर्स था, 2 लाख का शेयर्स रीपरचेज हो गया है, ऑफ जो रहा है रिमेनिंग वो है 8 लाख का, जो रिमेनिंग रहा है वो है 8 लाख का, राइट? एंड कैश स्पेंट ऑन बायबैक, कितना कैश स्पेंड हुआ है? द कंपनी डिसाइड टू रिपरचेज 20% शेयर एट 32 पर शेयर, राइट? तो जो 2 लाख का जो शेयर्स है, तो प्राइस पर शेयर जो शेयर्स रिपरचेज हुआ है 2 लाख का, 2 लाख इंटू 32, 2 लाख इंटू कैश स्पेंट ऑन बायबैक जो है वो है 64, राइट? तो 64, 2 लाख इंटू 32, राइट? 64 लाख. देन अब ईपीएस आफ्टर बायबैक कैलकुलेट करना है. तो ईपीएस आफ्टर बायबैक कैसे कैलकुलेट होगा? बहुत सिंपल. तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है? ऑलरेडी दिया गया है, कितना? 20 लाख का, 20 लाख का. एंड जो हमारे पास शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहा, रिमेनिंग शेयर्स आउटस्टैंडिंग रीपरचेज होने के बाद वो है 8 लाख. तो 20 लाख से 8 लाख को डिवाइड करो तो ये आ जाएगा ईपीएस आफ्टर बायबैक. बहुत सिंपल, राइट? अब हमारे पास ईपीएस आफ्टर बायबैक आ गया है 2.50.
नाउ पोस्ट बाईबैक प्राइस पर शेयर का जो फॉर्मूला है वो है के इंटू 2.50, के इंटू 2.50, राइट। तो पोस्ट बायबैक प्राइस पर शेयर का जो फॉर्मूला है वो है ईपीएस आफ्टर बायबैक डिवाइडेड बाय ईपीएस आफ्टर माने ईपीएस आफ्टर बायबैक डिवाइडेड बाय ईपीएस बिफोर बायबैक, राइट, इनटू प्राइस पर शेयर बायबैक। तो ये हो जाएगा 2.50, जो कि यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है 2.50 जो है आया था मेरा आफ्टर बायबैक के बाद 2.50, तो 2.50 से डिवाइड किया है 2 को, 2 कहाँ से आया ना, जो ईपीएस बिफोर बायबैक था, राइट, ये वाला, राइट। तो 2.50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2000, राइट। 2000 कहाँ से आया, प्राइस पर शेयर बिफोर बायबैक 2 के जो है वो है 2000, राइट। तो 2.50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2000, तो ये आया ₹40, जो कि है ऑप्शन नंबर ए व्हिच इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए व्हिच इज राइट आंसर, राइट। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, बट फिर भी कॉन्सेप्चुअल अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी जरूर है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्या है ये क्वेश्चन, सी Smith Limited has announced issue of warrants on 1:1 basis for its equity shareholders. The warrants are converted at exercise price of ₹15. Warrants are ट्रेड हो रहा है ₹7 में, and what is the minimum price of the warrant if the current price of the stock is 20? अगर current price stock का है 20, then मिनिमम प्राइस क्या होगा, राइट। तो हियर टू कैलकुलेट द मिनिमम प्राइस ऑफ द वारंट वी यूज द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं ना, जो मिनिमम प्राइस है, राइट, मिनिमम प्राइस का फॉर्मूला है स्टॉक प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, सॉरी, मिनिमम प्राइस इज इक्वल टू स्टॉक प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस इंटू एक्सचेंज रेशियो। मिनिमम प्राइस ऑफ द वारंट का जो फॉर्मूला है, मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट का जो फॉर्मूला है वो है स्टॉक प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, स्टॉक प्राइस इंटू एक्सरसाइज प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस इंटू एक्सचेंज रेशियो, राइट, स्टॉक प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस इंटू एक्सचेंज रेशियो। तो हियर स्टॉक प्राइस कितना है, ₹20, राइट, एंड एक्सरसाइज प्राइस कितना है, ₹15, राइट। तो 20 से एक्सरसाइज प्राइस जो है वो माइनस किया, इंटू एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई किया, एक्सचेंज रेशियो कितना है 1.1, तो 20 माइनस 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, राइट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, राइट। हमको सिर्फ मिनिमम प्राइस ऑफ वारंट का फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी, एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, राइट। सी, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1B जो केस स्टडी, ये पूरा लेंदी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया गया है वो बहुत इजी है। तो आपको स्ट्रैटेजिक फॉलो करके ये क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया जा सकता है, राइट। तो ये एग्जामिनर जानबूझकर ये क्वेश्चन को ऐसे ही लेंथी किया है सो दैट कि आप कंफ्यूज हो, राइट। एंड तो इसको रीड करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पर भी क्वेश्चन को रीड करके भी आप आंसर जो है वो चूज कर सकते हो, राइट। तो ये क्वेश्चन जो पैसेज है, लेंथी पैसेज है, पढ़ने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर एक बार भी पढ़ना है तो भी हो जाएगा, राइट। तो मैं डायरेक्टली आता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को। गिवन द डाटा अबाउट रॉ मटेरियल कॉस्ट, overheads and labor cost, which strategy would likely to have
द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सुप्रीम्स ऑपरेटिंग मार्जिन, राइट। तो मैंने ये जो पैसेज है, ये पैसेज को मैंने ऑलरेडी पढ़ दिया हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इंक्रीजिंग आउटपुट फॉर लेबर आवर, इंक्रीजिंग आउटपुट फॉर लेबर आवर। क्यों? सिंपल है, इंक्रीजिंग आउटपुट फॉर लेबर आवर हेल्प्स करता है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, which is a direct way to address the 10% increase in labor cost, right? And by improving efficiency and getting more output from the same labor resources, the company can offset the increased labor expenses and help boost the operating margin. Simple, right? That's why the correct answer is increasing output per labor hour. Then next question, if Supreme Manufacturing Company were to invest in new machinery to improve productivity, then which of the following will be the most likely outcome? क्या होना चाहिए most likely outcome? तो see here also right answer होगा option number A, that is decrease in downtime and increase in output per machine hour. क्यों? क्योंकि investment in new machinery typically aims to improve productivity by reducing downtime. Example breakdowns हो गया, fewer breakdowns, और जो maintenance issues है उस वजह से, and increasing output efficiency per unit of time. That's why new machinery can help to optimize operations, leading to better performance per machine hour, leading to better performance per machine hour, right? That's why जो करेक्ट आंसर है वो है डिक्रीज इन डाउन टाइम एंड इंक्रीज इन आउटपुट पर मशीन आवर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन सुप्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एवरेज डाउन टाइम रेट ऑफ 10% एंड इट्स पीक्स ऑफ 15%, so which strategy will be most effective in addressing productivity issues? Addressing productive issues, right? Again, see, implementing product predictive maintenance जो है वो इम्प्लीमेंट करने के वजह से ये फोकस करता है ऑन प्लान प्रिवेंटिंग ऑन प्लान डाउन टाइम बाय यूजिंग डाटा एंड टेक्नोलॉजी टू प्रेडिक्ट व्हेन मशीनरी इज लाइकली टू फेल. So by reducing downtime, the company can significantly improve its overall productivity without needing to rely on external factors such as labor hours or outsourcing. Right? That's why the correct answer will be option number A, implementing predictive maintenance to reduce downtime. Implementing predictive maintenance to reduce downtime. Then next question, considering the trends in gross margin and operating margin, which of the following is the most plausible reasons for the company's declining profitability? तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लीन होने का रीजन क्या है? Is it poor customer relationship and shift in the loyal customer base, or its workers honest and poor productivity, or its strained relations with the suppliers, or high maintenance cost due to outdated machinery? तो द करेक्ट आंसर मैंने ऑलरेडी टिक करके रखा हूं, वो है ऑप्शन नंबर डी. क्यों ये ऑप्शन करेक्ट है? सी, डिक्लीनिंग मार्जिन्स आर टाइपिकली ए रिजल्ट ऑफ increasing cost or decreasing efficiency. Simple. And outdated machinery can lead to higher maintenance cost, more frequent breakdowns, and which increased downtimes, right? Which is directly impact both the gross margin since product cost rise and the operating margin since operational expenses increase due to inefficiency, right? And that's why हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होगा ड्यू टू आउटडेटेड मशीनरी, राइट? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. देन लास्ट को एक क्वेश्चन है, इफ इक्विटी मल्टीप्लायर इज 2.5, देन रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ सुप्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर 2023 इज हाउ मच? अगर इक्विटी मल्टीप्लायर है 2.5, देन रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ सुप्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर 2023 कितना होगा? तो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फॉर्मूला है वो है इक्विटी मल्टीप्लायर इनटू रिटर्न ऑन एसेट्स,
राइट, इक्विटी मल्टीप्लायर इनटू रिटर्न ऑन एसेट इन शॉर्ट ROA। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फॉर्मूला है वो है इक्विटी मल्टीप्लायर इनटू रिटर्न ऑन एसेट्स, इक्विटी मल्टीप्लायर इनटू रिटर्न ऑन एसेट्स। एंड रिटर्न ऑफ एसेट कैसे कैलकुलेट होता है? बहुत सिंपल है, आपके पास नेट इनकम है, नेट इनकम से एवरेज एसेट को डिवाइड करो तो ये आता है रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो जो नेट इनकम है वो है कितना, दिया गया है पैसेज के अंदर, नेट इनकम है हियर, नेट इनकम है 3 मिलियन, राइट। 2023 में नेट इनकम है कितना, 3 मिलियन। एंड एवरेज एसेट्स दिया गया है 25 मिलियंस, ये वाला 25 मिलियंस, राइट। तो 3 मिलियंस डिवाइडेड बाई 25 मिलियंस, राइट। तो 3 मिलियंस डिवाइडेड बाई 25 मिलियंस, तो ये आया 0.12 और 12%, इन परसेंटेज टर्म में 12%, राइट। एंड अब ये जो 12% आ गया है रिटर्न ऑन एसेट, ये आया है रिटर्न ऑन एसेट व्हिच इज कॉल्ड ROA, राइट। एंड अब रिटर्न ऑन इक्विटी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है इक्विटी, जो इक्विटी मल्टीप्लायर है वो इक्विटी मल्टीप्लायर के साथ रिटर्न ऑन एसेट को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो रिटर्न ऑन एसेट आया है 12%, तो इक्विटी मल्टीप्लायर गिवन है 2.5, तो 2.5 इंटू 12%, तो ये आया 30%, जो कि है करेक्ट आंसर, वो है ऑप्शन नंबर ए, राइट, 30%, राइट। तो ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन आया था सेक्शन ए में, दैट इज 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया था SPMVB का, तो बहुत इजी आया था दिस टर्म में, दिसंबर 24 टर्म में बहुत इजी क्वेश्चन आया था, राइट। तो अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस हुआ होगा तो इजीली ये सब क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जा सकता है, एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चन ऐसे है जहाँ पर थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेट करने में, और अदरवाइज जो क्वेश्चन है वो सब कुछ इजी ही है, राइट। तो इजीली पूरे फुल टू फुल मार्क्स आना चाहिए। एंड इसके जो नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, एंड पूरे के पूरे जितने भी सारे क्वेश्चंस है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, वो सब सहज से आंसर के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, राइट। बट नाउ दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। Thank you so much for your time. Thank you so much for your support, and happy studying.